आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। रासायनिक गतिकी, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक का मतलब हम लोग यहाँ पे रासायनिक का मतलब क्या निकल के आता है? रासायनिक का मतलब निकल के आता है अभिक्रिया से रिलेटेड। रासायनिक का मतलब यहाँ पर अभिक्रिया से रिलेटेड। गतिकी मतलब गति। तो हम अभिक्रिया की गति को देखने वाले हैं कि कौन सा अभिक्रिया कितना फास्ट होता है, कौन सा अभिक्रिया कितना स्लो होता है, और वो किस पर डिपेंड करता है। इस चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। और किस प्रकार से गति, किसी का अभिक्रिया का गति कैसे हम लोग पता चलता है कि किसका अभिक्रिया गति कितना ज़्यादा है या किसका अभिक्रिया गति कितना स्लो है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखना है। चैप्टर 4 है केमिस्ट्री का, कौन सा? रासायनिक गतिकी। सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। डिफिनीशन यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना। दिया हुआ है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसकी गति क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक गतिकी हम लोग कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के वेग के अध्ययन किया जाता है। किसका? वेग का। वेग मतलब वही उसका गति, कि कौन अभिक्रिया कितना फास्ट हो रहा है, कौन अभिक्रिया कितना स्लो हो रहा है। तब हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उसी को हम लोग किसके तहत करते हैं? तो रासायनिक गतिकी के तहत हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया अगर आपको याद होगा, रासायनिक अभिक्रिया अगर आपको याद होगा तो हम लोग यहाँ पे दो टर्म को बारे में जानेंगे। मान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा यहाँ पे हेडिंग के रूप में ले डाल देना है रासायनिक अभिक्रिया, जिसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल को लिख लेना है। एग्जाम्पल क्या दिया है कि बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल मिल के क्या बना रहे हैं? बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर रहा है। ठीक है, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं कि बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल मिल के बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार से दर्शाते हैं। अब देखो, जो ये पहला, जो यहाँ पर पहला दो होता है, इसको बोलते हैं कि ये अभिक्रिया में क्या कर रहा है? भाग ले रहा है। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक कहते हैं। और जो हम लोग बनता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं और इसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। यहाँ पर दो प्रतिफल का निर्माण हो रहा है। तो दो अभिकारक भी है और दो प्रतिफल का निर्माण भी हो रहा है। तो अभी से कि इस अभिक्रिया को होने में कुछ समय लगा होगा। ठीक, तो इस अभिक्रिया को होने में कितना समय लगा और इसका वेग क्या था, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है, कुछ अभिक्रिया बहुत ज़्यादा मंद होता है, कुछ अभिक्रिया क्या होता है? अति तीव्र होता है। कुछ अभिक्रिया बहुत ज़्यादा तेजी से होता है, अति तीव्र गति से होता है। और कुछ अभिक्रिया क्या होता है? बहुत ज़्यादा मंद होता है। तो हम लोग जो अभिक्रिया का वेग बता पाते हैं, जो मंद गति का अभिक्रिया होता है उसी अभिक्रिया का हम लोग क्या कर पाते हैं? वेग बता पाते हैं। जो अति तीव्र गति से होता है उसका हम लोग वेग नहीं बता पाते। ठीक, तो वेग का अगर जानकारी देते हैं, उसकी गति का जानकारी देते हैं, तो मंद अभिक्रिया के लिए हम लोग दे पाते हैं। कुछ अभिक्रिया को हम लोग आंखों से देख भी सकते हैं, कुछ अभिक्रिया को हम लोग ट्राई करेंगे तो नहीं देख पाएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं, जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, तो अगर लोहे में जो जंग लगता है, तो जंग लगने के बाद हमको दिखाई देता है, जंग लगते हुए हम लोग को नहीं देख पाते। इसलिए कि वो अभिक्रिया बहुत ज़्यादा स्लो होता है। क्या होता है? वो अभिक्रिया बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो स्लो होने के कारण हम लोग पता नहीं चल पाता है। कुछ अभिक्रिया इतना फास्ट होता है कि हम लोग को तुरंत पता चल जाता है। आगे जो हम लोग पढ़ना है, अभिक्रिया का वेग पढ़ना है। तो देखिए, ध्यान में ये रखना है, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, प्रतिफल के साधन पर और दूसरा अभिकारक के साधन पर। तो जब भी कोई अभिक्रिया होता है तो अभिक्रिया में क्या होता है? अभी हम थोड़ा देर पहले ही बता दिए, जो कोई अगर अभिक्रिया दिखाते हैं
इसको हम लोग, जो हम लोग अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं, उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं, उत्पाद के रूप में भी हम लोग जानते हैं। क्या होता है कि जब भी कोई अभिक्रिया होता है तो दो घटना देखने को मिलता है। अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक के साधन क्या लगता है, घटने के वेग द्वारा पता चलता है, और प्रतिफलों में किसी एक प्रतिफल का साधन में क्या होता है, वृद्धि होने के वेग द्वारा। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभिक्रिया का वेग दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अभिक्रिया का वेग, सबसे पहले अभिक्रिया का वेग हेडिंग डाल लेना है, उसके बाद लिखना है अभिक्रिया का वेग दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अभिक्रिया का वेग दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला लिख लेना है, अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक का क्या होता है, साधन घटने के वेग द्वारा हम लोग पता चलता है कि उसका साधन क्या लगता है, घटने लगता है। या दूसरा हम लोग प्रतिफल का क्या लगता है, प्रतिफल का साधन जो होता है वो किसी एक का साधन क्या लगता है, बढ़ने लगता है। तो अभिक्रिया तभी होता है जब मान लो कि ये 20 ग्राम है तो ये खत्म हो जाएगा, अब पूरा इधर क्या बन जाता है 20 ग्राम। तो एक ही बार तो नहीं बन जाता है ना, ये प्रोसेस होता है कि इधर कम होना शुरू होता है, इधर क्या होने लगता है, बढ़ना शुरू करता है। तो ये घटता है और ये क्या होता है, बढ़ता है। इसी चीज़ को लिखा हुआ है, इसका साधन मतलब होता है मात्रा। इसका मात्रा क्या होता है, घटता है, तो इसका मात्रा क्या होता है, बढ़ता है जब अभिक्रिया होता है। तो इसका किस वेग से घट रहा है, या आप बोल सकते हैं किस वेग से बढ़ रहा है, उसी को हम लोग अभिक्रिया का क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। उसी को हम लोग अभिक्रिया का क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अब अभिक्रिया का वेग निकालते कैसे है, उस बात को हम लोग समझेंगे। दो प्रकार का अभिक्रिया का वेग होता है, दो प्रकार का अभिक्रिया का वेग होता है। एक होता है औसत वेग और एक होता है ताक्षणिक वेग। एक होता है औसत वेग और एक होता है ताक्षणिक वेग। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे औसत वेग। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे औसत वेग, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एवरेज वेग। मान लेते हैं यही अभिक्रिया है कि ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है। अब देखिए होगा क्या कि इसके ए के अमाउंट में क्या आएगा, कमी आएगा, और बी के अमाउंट में क्या आएगा, वृद्धि आएगा। ए के अमाउंट में कमी आएगा और बी के अमाउंट में क्या आएगा, वृद्धि आएगा। इस बात को समझने की कोशिश करना है। चलिए हम ये मान के चल सकते हैं किसी क्षण पे ए का सांद्रता कितना है। तो हम t1 समय पर मान लेते हैं, t1 समय पर ए का सांद्रण C1 है, और इसका सांद्रण मान लेते हैं, चलिए इसको ऐसे दिखा देते हैं। ए का सांद्रण A1 है, क्या है, ए का सांद्रण A1 है, और बी का सांद्रण B1 है t1 समय पर। t2 समय पर ए का सांद्रण A2 हो जा रहा है और बी का सांद्रण B2 हो जा रहा है। अब हमको देख के बताइए, ये समय के साथ, समय यहाँ पे t1 है, समय यहाँ पे t2 है, ये समय के साथ बढ़ा होगा कि घटा होगा। ये t1 समय पर, ये t2 समय पर। जब समय यहाँ पर बढ़ा होगा तो इसका मान क्या हुआ होगा, घटा होगा, और इसका मान क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। ठीक, इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, इसलिए कि पहले समय पर ये थोड़ा कम रहेगा, बाद में ये और बढ़ते जाता है, इसलिए कि ये प्रतिफल हो रहा है। प्रतिफल मतलब उत्पाद के रूप में मिल रहा है, तो इससे ये बन रहा है, तो धीरे धीरे ये क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। तो अगर औसत वेग का बात करेंगे, इधर लिख लेते हैं, औसत वेग का बात करते हैं। औसत वेग, तो औसत वेग में इसके सांद्रण में अंतर देखो कितने का आ रहा है। इसका सांद्रण के अंतर दिखाएंगे तो हम लोग को इसके अंतर को अगर लिखते हैं, अंतर को हम लोग क्या लिख लेंगे, A2 माइनस A1 कितने समय में, T2 माइनस T1 समय में। इसको इस पे ऐसे भी दर्शा सकते हैं। अब देखो ये मान कम है और ये मान ज़्यादा है, ये मान कम है और ये मान ज़्यादा है, इसके जो अंतर आएगा माइनस में आएगा। अंतर को हम लोग क्या दिखाते हैं, डेल से दिखाते हैं। तो डेल ऑफ क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। डेल ऑफ क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। डिवाइडेड बाय समय का अंतर को हम लोग किससे दिखाएंगे, डेल टी से दिखाएंगे। तो औसत वेग इतना हो गया।
इस रूप में भी लिख सकते हैं औसत वेग को, या ये तो हो गया किस रूप में, तो अभिकारक के रूप में। अगर हम लोग प्रतिफल के रूप में लिखते हैं औसत वेग को, तो प्रतिफल में जो परिवर्तन आ रहा है क्या आ रहा है, v2 माइनस v1, यही परिवर्तन आ रहा है। अब v2 का मान ज़्यादा होगा, इसका मान क्या होगा, कम होगा। इनिशियली इसका मान ज़्यादा था, ये कम हो रहा है, तभी जाके ये क्या हो रहा है, ये कम से ज़्यादा हो रहा है, ये बढ़ना शुरू करता है। और डिवाइडेड बाई समय में जो अंतर आया है t2 माइनस t1 आया। तब अगर बात करेंगे ये प्रतिफल का औसत वेग, अगर देखेंगे प्रतिफल से अगर निकालते हैं औसत वेग का मान, तो प्रतिफल से औसत वेग का मान कितना है, ये तो प्लस में ही आएगा, तो डेल b बटे डेल t हो जाएगा। ये दो फार्मूला याद रख सकते हैं, ये हो गया उत्पाद के लिए और ये हो गया प्रतिफल के लिए औसत वेग। प्रतिफल के लिए औसत, ये हो गया अभिकारक के लिए, सॉरी ये हो गया अभिकारक के लिए, और ये हो गया प्रतिफल के लिए औसत वेग का मान। तो ये पूरा इतना इसमें लिख लेना है। अब कुछ अभिक्रिया से समझते हैं कि हम लोग अभिक्रिया का वेग कैसे लिखते हैं। हम लोग अभिक्रिया का वेग कैसे लिखते हैं, पहले तो इस बात को समझने की कोशिश करना। अभी हम जो दिखाए कि अगर मान लो कि ये 20 ग्राम इसका मात्रा है, 20 ग्राम मीन्स इनिशियली ज़्यादा होगा, और ये शुरुआत में ये क्या होगा, 0 होगा। जब t बराबर 0 होगा तब मान लो t बराबर 10 मिनट के बाद, t बराबर 10 मिनट के बाद ये हो गया 5, ये हो गया 15 ग्राम। कितना हो गया, 15 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियस है कि 5 कहाँ गया, 5 इधर चला गया होगा, तो मैं कुल 20 रहेगा, तो 5 ग्राम इधर चला गया। वैसे ही अगर t बराबर मान लो 20 मिनट के बाद, t बराबर 20 मिनट के बाद मान लो कि ये हो गया 10 ग्राम, ये हो गया 10 ग्राम, ये कितना हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा। तो अगर हम लोग अभिक्रिया का वेग निकालना है, तो अगर इसके अंतर को लेंगे तो 10 माइनस 5 कितना, 10 में से 15 घटेगा, इसलिए कि ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो माइनस में 5 बचेगा। अब अट्टे में टाइम का अंतर कितने का आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो ये अभिक्रिया का वेग। लेकिन अगर प्रतिफल का यूज करेंगे तो ये प्लस में आएगा, इसलिए कि फाइनल वाला ज़्यादा है, इनिशियल वाला क्या है, कम है, तो 10 में से 5 जाएगा, और डिवाइडेड बाई समय का अंतर 20 माइनस 10 हो जाएगा। इस तरह से 5 बटे क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो ये आएगा माइनस में, ये आएगा प्लस में, और ये आएगा माइनस में। जब भी अभिक्रिया का वेग अगर अभिकारक से निकालेंगे तो माइनस में आएगा, और प्रतिफल से निकालेंगे तो प्लस में आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अभिक्रिया का वेग लिखने का और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग एक और हम लोग जान लेते हैं। औसत वेग के बाद क्या होता है, ताक्षणिक वेग होता है। औसत वेग के बाद क्या होता है, ताक्षणिक वेग होता है। औसत वेग के बाद ताक्षणिक वेग आता है। दूसरा हेडिंग डालना है ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक मतलब तुरंत, किसी भी समय पर। तब ताक्षणिक का बात करते हैं तो डेल टी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वेग अभी हम लोग देखे थे, अभी वेग हम लोग क्या देखे थे, वेग बराबर देखे थे, अगर हम लोग अभिकारक का यूज करेंगे तो डेल ए बटे डेल टी। देखिए किसी भी अगर कोई भी पदार्थ दिया रहता है अभिक्रिया में, मान लो कि ये एक पदार्थ दिया है ना, यहाँ पर ये जो पदार्थ दिया रहता है, इसका सांधन, इसका मात्रा दिखाना रहता है, तो हमेशा इसे 12 ब्रैकेट में दिखा देते थे। इससे ये पता चलता है कि इसके मात्रा का बात किया जा रहा है कि इसका कितना मात्रा है, कितना सांद्रता है। ठीक, तो अगर वेग हम लोग लिखते हैं तो ये औसत वेग हम लोग लिख रहे थे। तो यदि यहाँ पे क्या कर दिया जाए, डेल टी 10 टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, लगभग ये 0 के बराबर आ जाता है। तो वही वेग किस में बदल जाता है, तो वही वेग ताक्षणिक वेग में बदल जाता है। जो हम लिख रहे हैं उसी को लिखना है ताक्षणिक वेग के अंदर। तो वही वेग किस में बदल जाता है, ताक्षणिक वेग में बदल जाता है। ताक्षणिक जो वेग होगा, लिमिट डेल 10 टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस डेल ए बटे डेल टी। और जब ये 10 टू 0 होता है, लिमिट 10 टू 0 हो जाता है, तब ये डेल बदल जाता है किस में, डेरिवेटिव में। और ये डेरिवेटिव में बदल के क्या आ जाएगा, माइनस डी ए बटे क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ये पहले से बताते आ जा रहे हैं। तो ताक्षणिक वेग का जो फार्मूला निकल के आया, ताक्षणिक वेग, तो ताक्षणिक वेग का जो फार्मूला निकल के आया माइनस डी ए बटे डी टी हो गया। वैसे ही अगर हम उत्पाद के रूप में दिखाना चाहते हैं तो ताक्षणिक वेग को हम और तरीका से भी लिख सकते हैं। ताक्षणिक वेग उत्पाद के रूप में लिखाएंगे तो माइनस नहीं दिखाना होगा, डीबी बटे क्या हो जाएगा, डीटी हो जाएगा, डीबी बटे क्या हो जाएगा, डीटी हो जाएगा। तो इसको भी यहाँ पे लिख लेना है।
अब हम लोग आगे बात करेंगे, ये हो गया ताक्षणिक वेग के बारे में। अब कोई अभिक्रिया दिया रहेगा तो उसका वेग और कैसे कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं उसको समझने की कोशिश करना है। थोड़ा सा वेट कर ले, थोड़ा सा। चलिए, तो अगर कोई अभिक्रिया दिया हुआ है, जनरल अभिक्रिया को हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं, स्मॉल a इंटू कैपिटल। ये दर्शाता है पदार्थ को दर्शाता है, और ये दर्शाता है इसके गुणांक को, या इसको मोलों की संख्या बोलते हैं, इसका अणुओं की संख्या बोलते हैं। ठीक, b कैपिटल B इंटू इससे मिलके जो बन रहा है C कैपिटल C प्लस D कैपिटल D। जो कैपिटल में लिखा हुआ है वो पदार्थ को दर्शा रहा है, और A B C D स्मॉल में जो लिखा हुआ है वो उनके अणुओं की संख्या को दर्शा रहा है, वो उनके अणुओं की संख्या को दर्शा रहा है। तो अब अगर अभिक्रिया का वेग लिखते हैं हम लोग, ताक्षणिक वेग को ही ज़्यादातर लिखते हैं, अब यहाँ ताक्षणिक वेग ही हमेशा लिखेंगे। अगर अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो वेग लिखने का तरीका क्या है, तभी पता है कि हम लोग अगर अभिकारक का यूज करते हैं, तो मान लो कि ये वाला अभिकारक को यूज कर रहे, ये वाला अभिकारक को, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस डी ए बटे क्या लिखाएगा, डी टी लिखाएगा। अब एक और बात को ध्यान रखना है, जो इनके अणुओं की संख्या होता है ना, उसको हम लोग बट्टा में लिखते हैं। ये माइनस को हटा देते हैं, जो इनके अणुओं की संख्या होता है उसको हम लोग बट्टा में लिखते हैं, तो -1 बटे ए लिखते हैं। अभिक्रिया का वेग ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लोग मान लो कि बी वाला अभिकारक यूज करना है, तो बी वाला अभिकारक के यूज करेंगे तो भी लिखाएगा 1 बटे माइनस, पहले तो माइनस लगेगा इसलिए कि अभिकारक यूज कर रहे हैं, जब भी अभिकारक यूज करेंगे तो माइनस लगेगा, तो 1 बटे बी, जो इसका अणुओं की संख्या होगा वो हमेशा उससे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना है, तो dB बटे dt हो जाएगा। ये एक तरीका हो गया। मान लो कि अब हम प्रतिफल का यूज करके लिखेंगे वेग, तो प्रतिफल का यूज करके लिखेंगे, ये प्लस में लिखा जाता है, लेकिन जो अणुओं की संख्या होगा हमेशा उससे भाग होगा, तो 1 बटे स्मॉल c होगा, dc बटे क्या हो जाएगा, dc बटे dt हो जाएगा, ये कैपिटल C। या d, प्रतिफल में अगर d वाला को यूज कर, d वाला पदार्थ का यूज करेंगे तो ये भी प्लस में लिखा जाएगा, 1 बटे स्मॉल d, dB बटे dt हो जाएगा, dB बटे dt हो जाएगा। इस प्रकार से अभिक्रिया का वेग को दर्शा सकती है। चारों से अभिक्रिया का वेग हम लोग निकाल सकते हैं। ये चारों एक दूसरे को क्या होगा, बराबर होगा। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग को हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, वेग बराबर, ये चारों के चारों एक दूसरे के क्या है, बराबर है, तो 1/a dA बटे dt बराबर होगा -1/b dB बटे dt बराबर होगा 1/c dc बटे dt बराबर होगा 1/d dd बटे dt। इस तरह से अभिक्रिया का वेग को दर्शा सकते हैं। इसको नोट डाउन करना है, इसको नोट डाउन करना है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि एक अभिक्रिया दिया हुआ है, 2a प्लस b मिलके 3c का निर्माण कर रहा है, 3c का निर्माण कर रहा है, तब इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा और किस प्रकार से लिखेंगे। इस अभिक्रिया का वेग लिखने का तरीका क्या होगा, तो वेग बराबर, मान लो कि पहले हम a का यूज करके लिखेंगे, a अभिकारक का यूज करके लिखेंगे, तो ये तो माइनस में होगा इसलिए कि अभिकारक है। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए गुणांक कितना है, 2 है। क्या आ जाएगा, dA बटे dt हो जाएगा, dA बटे dt। अगर हम अभिक्रिया का वेग b से लिखेंगे तो b में आगे में तो गुणांक के रूप में क्या है, 1 है, तो गुणांक के रूप में 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
1 तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस में लिखाएगा डी बी बटे डी टी, डी बी बटे डी टी हो जाएगा। अब अगर हम प्रोडक्ट मतलब प्रतिफल का यूज करें तब जो वेग का मान होगा, तो वेग का मान कितना हो जाएगा, तो गुणांक में इसका सी का जो अणुओं की संख्या कितना दिया है, 3 दिया है, तो क्या लिखाएगा 1/3, और ये प्लस में लिखाता है क्या लिखा डी सी बटे डी टी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग वेग का मान लिख सकते हैं। बहुत बार इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए भी मिलता है। आगे बात करेंगे तो मान लेते हैं 2a प्लस 3b मिलके 4c प्लस 2d का निर्माण कर रहा है, तब इसका वेग इक्वेशन, वेग समीकरण क्या होगा, तो वेग हम लोग इसका कितना आएगा लिखना है। ये 1 नंबर है, 2 एग्जाम्पल दे देते हैं जो आप लोग के लिए होमवर्क है। बनाकर मान लेते हैं, बनाकर इसका क्या करना है, उसके फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है, सभी को करना है, ठीक। तो यहाँ पे इस दोनों क्वेश्चन को वेग का मान लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है। वेग का मान लिख कर फोटो क्लिक करके सेंड कर देना है। आगे एक क्वेश्चन देते हैं 1/2a प्लस 3/4b बराबर नहीं, मतलब इसको दोनों मिलकर जो बन रहा है 1/3d का निर्माण कर रहा है, ठीक। तब इसका वेग का मान क्या होगा, ये दोनों क्वेश्चन करके जो बोले वैसे ही करना है, फोटो क्लिक करके सेंड कर देना है, ठीक। आगे के टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। जब हम लोग वेग अभिक्रिया लिखते हैं तो वेग अभिक्रिया का हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इकाई, वेग अभिक्रिया का इकाई पढ़ने वाले हैं। लिखना है वेग की मात्रा, वेग की मात्रा लिखना है, वेग की मात्रा। तो अगर वेग की मात्रा का बात करेंगे तो हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि अगर वेग का मात्रक निकाला जाता है तो हम लोग मात्रक को लिखेंगे तो वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में होता है सांद्रण, ठीक है। और सांद्रण मतलब हम लोग पहले ही बता दिए कि उसका मतलब होता है मोलार्ता। और मोलार्ता का जो मात्रक होता है क्या होता है, मोल पर लीटर, क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। ये मोलार्ता का मात्रक होता है। और नीचे में क्या है, समय है, तो समय को हम लोग क्या लिखते हैं, सेकेंड। तो अगर हम लोग इसका मात्रक का बात करेंगे इसका मात्रक क्या निकल के आता है, मात्रक निकल के आता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। मात्रक क्या निकल के आता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहाँ पर वेग का जो मात्रक आता है मोल पर लीटर पर सेकेंड आता है। अगर हम लोग बात करेंगे कि यह अभिक्रिया गैसीय अभिक्रिया हो, कैसा अभिक्रिया हो, तो एक डॉट करके लिख लेना है। यदि गैसीय अभिक्रिया हो, यदि गैसीय अभिक्रिया हो तो वेग का इकाई, वेग का मात्रक, तो वेग का मात्रक, यदि गैसीय अभिक्रिया हो तो वेग का मात्रक क्या लिखाता है, atm पर सेकेंड होता है। atm मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मात्रक जो होता है atm पर सेकेंड होता है, atm पर सेकेंड होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम लोग वेग समीकरण लिखने का एक और तरीका हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी तक वेग हम लोग कैसे निकलता है उसके बारे में देख रहे थे। वेग नियम या वेग समीकरण का अगर बात करते हैं तो विकारकों के सांधन के पदों में अभिक्रिया के वेग निरूपित किया जाता है, उसी को वेग नियम हम लोग कहते हैं या वेग समीकरण हम लोग कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
वेग समीकरण कहते हैं। तो अगला हेडिंग डालना है वेग नियम या वेग समीकरण, रेट लॉ या रेट इक्वेशन। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। तो वेग इक्वेशन या वेग समीकरण जो हम लोग लिखते हैं, वेग इक्वेशन या वेग समीकरण जो हम लोग लिखते हैं वो सिर्फ क्या अभिक्रिया के साधन के ही पदों के रूप में हम लोग लिखते हैं। वे सिर्फ अभिक्रिया के साधन के पदों के रूप में ही हम लोग लिखते हैं। और उसको हम कैसे लिखते हैं उसको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। उसको हम कैसे लिखते हैं वो यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। जो बातें बताया जाएगा उस बात पे ध्यान देना है, गौर करना है। ठीक, सबसे पहले जनरल फॉर्म अभिक्रिया का लिख लेते हैं। यहाँ तक लिख लिया आप लोग जो बोले। अब एक अभिक्रिया हम लेते हैं, एक अभिक्रिया लेते हैं। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं। जनरल अभिक्रिया लिखने का, जनरल फॉर्म अभिक्रिया लिखने का यही तरीका है। ए लिख लो प्लस बी मिल के सी प्लस डी बन रहा है। ठीक, तो अगर इसका वेग अभिक्रिया लिखना है तो वेग अभिक्रिया वेग बराबर लिखा जाता है, ये बताया जाता है इसके अभिक्रिया के अभिकारक के साधन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक के अचर आता है, के एक स्थिरांक आता है और ए के पावर m होता है और b के पावर n होता है। कहने का मतलब ये है कि जितना भी अभिक्रिया में भाग लेगा, मतलब जितना भी अभिकारक होगा सबको गुणा के रूप में लिखते जाना है और उस पर कुछ घात आएगा। ये घात इसके आगे वाला हो भी सकता है और नहीं, मतलब m a के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और n b के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है। इसको आगे हम चर्चा करेंगे कि क्या होता है। तो हम पहले बता रहे हैं कि ये अणुओं की संख्या होता है। ए और बी क्या होता है? अणुओं की संख्या होता है। लेकिन m और n अणुओं की संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आता है, जब वेग अभिक्रिया लिखते हैं तो इस वेग अभिक्रिया के एक और चीज़ पूछा जाता है और वो क्या होता है कि इसका कोटि पूछा जाता है। वेग अभिक्रिया की कोटि पूछा जाता है। और वेग अभिक्रिया का कोटि निकालने का जो तरीका होता है, वेग अभिक्रिया के जो कोटि निकालने का तरीका होता है, हमेशा जो अभिकारक रहेगा, जो वेग अभिक्रिया दिया रहेगा, जो अभिकारक रहेगा, इसका जो घात होता है वही घात इसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जितना भी अभिकारक रहेगा सबका घात क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो इसी वेग अभिक्रिया, इसी अभिक्रिया का कोटि जो कोई पूछेगा तो इस वेग इक्वेशन, इस वेग समीकरण का जो कोटि और कोई पूछेगा तो हम लोग हमेशा ऐसे निकालते हैं, जो भी अभिकारक रहेगा उसका जो घात रहेगा उसको जोड़ देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा? कोटि निकल जाएगा। तो आप लोग को ये 3 लाइन यहाँ पे लिख लेना है। आप लोग को 3 लाइन यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ चर्चा किया जा रहा है। हाँ, अब यहाँ पे आता है कि ये के क्या होता है। तो के को बोलते हैं, हाँ, तो जहाँ लिख लेना है उसी में ऐड कर लेना है। उसके बाद जहाँ के वेग स्थिरांक होता है, क्या होता है? तो वेग स्थिरांक होता है, वेग स्थिरांक होता है। तो के वेग स्थिरांक होता है, तो के जो होता है वेग स्थिरांक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं m और n बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब m और n का मान निकलता कैसे है? तो प्रयोग से निकलता है। मतलब हम लोग जब इसका अभिक्रिया कहीं लाइब्रेरी में, ठीक, लाइब्रेरी बोल सकते हैं या हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल हॉल में, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट जब हम लोग करते हैं तो उसी दौरान हम लोग m और n का मान पता चलता है। ऐसे थियोरेटिकली हम लोग m और n का मान नहीं बता सकते, ऐसे थियोरेटिकली हम लोग m और n का मान नहीं बता सकते हैं। तो एक लाइन और डॉट करके इसके नीचे लिख लेना है। क्या लिखना है? m और n का मान प्रयोग द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। m और n का मान क्रमशः a और b के मानों के बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। तो जो यहाँ पर m और n का मान होगा बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है।
चलिए आगे देखते हैं। अब देखो वेग स्थिरांक का कुछ गुण होता है। वेग स्थिरांक का क्या होता है? कुछ गुण होता है। तो वेग स्थिरांक का गुण यहाँ लिख सकते हैं वेग स्थिरांक की विशेषता या k की विशेषता, k की विशेषता। और इसमें 2-3-4 पॉइंट लिख लेना है कि k का मान अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए k का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए k का मान अलग। k का मान जितना ही अधिक होगा वो अभिक्रिया उतना ही क्या होगा? तेज होगा। वो अभिक्रिया उतना ही तेज होगा। एक निश्चित ताप पर k क्या होता है? स्थिरांक होता है। यह अभिक्रिया का एक विशिष्ट गुण है। निश्चित ताप होना चाहिए। ताप में परिवर्तन करेंगे तो वेग में भी k में भी परिवर्तन हो सकता है। किसी विशेष अभिक्रिया के लिए k का मान सांधन पर निर्भर नहीं करती है बल्कि ताप पर निर्भर करती है। तो किसी भी एक विशेष अभिक्रिया के लिए कभी भी उसके अभिक्रिया में कितना सांधन है उस पर निर्भर नहीं करेगा। कहने का मतलब अभिक्रिया में ए और बी कितना मिला रहे, ए और बी इसके अंदर कितना मिला रहे, उससे के का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। के तभी जाकर बदल सकता है जब उसका ताप में क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है। जब उसके ताप में परिवर्तन किया जाता है तभी जाकर हम लोग के का मान में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, इसको चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चारों पॉइंट लिख लेना। इसको अंतर लिखने की जरूरत नहीं। अब एक और चीज दिया हुआ है, अभिक्रिया का जो वेग होता है, ठीक है, तो अभिक्रिया का जो वेग हम लोग निर्धारित करते हैं, मान लो कि जो कोई जटिल अभिक्रिया है। जटिल अभिक्रिया का मतलब होता है वैसा अभिक्रिया जो एक स्टेप में पूर्ण ना हो, वैसा अभिक्रिया जो एक स्टेप में कंप्लीट न हो तो उसको हम लोग जटिल अभिक्रिया कहते हैं। वैसा अभिक्रिया जो एक स्टेप में पूर्ण न हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जटिल अभिक्रिया कहते हैं। जब हम लोग जटिल अभिक्रिया का बात करते हैं तब हम लोग वेग का जो मान है किस अभिक्रिया पर डिपेंड करेगा? उस जटिल अभिक्रिया में जो मंद गति से अभिक्रिया हो रहा है, जो अभिक्रिया मंद गति से हो रहा है उससे वही वाले अभिक्रिया पर क्या करेगा? वेग डिपेंड करेगा। वही वाले अभिक्रिया पर वेग डिपेंड करेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जटिल अभिक्रिया के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जटिल अभिक्रिया के कुछ हम लोग समीकरण भी देखेंगे। तो एक नोट करके लिखना है। नोट करके क्या लिखना है? लिखना है जटिल अभिक्रिया के लिए वेग का मान, वेग समीकरण ऐसे लिखना। जटिल अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण मंद गति के अभिक्रिया, मंद गति से होने वाले अभिक्रिया से ही वेग समीकरण लिखते हैं। मंद गति से होने वाले अभिक्रिया से ही वेग समीकरण लिखते हैं। मंद गति से होने वाले अभिक्रिया से ही वेग समीकरण लिखते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है उसको चीज को समझना है कि एक अभिक्रिया दी है कि इस एग्जाम्पल को लिख भी लेना है। इस एग्जाम्पल को लिख लेना है। अब देखो अगर नॉर्मली हम देखेंगे तो वेग जो लिख लिए, वेग हम लोग क्या लिख लिए? वेग हम लोग जानते हैं जो भी इसके आगे होता है तो k इंटू N2 लिख लिए। अभी तक हो गया वेग समीकरण हो गया इस अभिक्रिया का। यह अभिक्रिया जटिल अभिक्रिया, ये एक स्टेप में नहीं होता है। यह अभिक्रिया जटिल अभिक्रिया है, ये एक स्टेप में नहीं होता है। अब देखिए इसके आगे 2 है लेकिन इसका घात हम 2 लिखे है क्या? नहीं लिखे है। इसका कारण क्या है? इसका चरण हम लोग देखते हैं कि ये अभिक्रिया जो होता है 2 चरणों में होता है। ये जो अभिक्रिया होता है 2 चरणों में होता है। सबसे पहले ये वेग लिख लेना है। अब इसका चरण दिखाते हैं। तो पहले क्या होता है? ये N2O से पहले क्या बनता है? तो N2 प्लस O का निर्माण होता है। और ये जो अभिक्रिया होता है मंद गति से होता है। तब ये
क्या देखने को मिलता है, जो इसमें से O निकलता है ना, तो फिर N2O के साथ O का अभिक्रिया होता है और क्या बन जाता है, N2 प्लस O2 का निर्माण हो जाता है और ये तीव्र गति से होता है। तो ये 2 स्टेप में अभिक्रिया होता है। यही अभिक्रिया को जब हम जोड़ेंगे, यही अभिक्रिया को जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, देख सकते हैं। जब इस अभिक्रिया को हम जोड़ेंगे, एक मंद गति का अभिक्रिया है, एक तीव्र गति का अभिक्रिया है, तो ये 2 N2O मिलकर 2N2O मिल हो जाएगा और इधर से ये O से और ये O क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इधर 2N2 बन जाएगा और एक ऑक्सीजन बन जाएगा। तो ये हम लोग का रिजल्टेंट अभिक्रिया आता है। तो हम लोग डायरेक्ट जो यहाँ पर रिजल्टेंट अभिक्रिया दिखा रही है, 2 स्टेप में क्या हो गया, 2 चरण में क्या हो गया, टूट गया है। तो इसी को हम लोग कहते हैं जटिल अभिक्रिया। इसी को क्या कहते हैं, जटिल अभिक्रिया। जब भी वेग का जो कोटि होता है, तो कोटि हम लोग किससे लिखते थे, जब भी वेग का मान लिखते हैं हमेशा किससे लिखते थे, मंद गति से जो अभिक्रिया होते रहता है उससे हम लोग वेग का मान लिखते हैं। तब अब हम लोग वेग लिखेंगे तो ऑब्वियस है कि वेग क्या लिखेंगे, k इंटू मंद गति का अभिक्रिया यही होता है। और इसको देख सकते हैं N2 है, N2O है, इसका हमें अभिकारक में क्या N2 है तो N2 लिख दे, इसका आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 रहता है इसका, इसलिए घात इसका कितना होगा, 1 का 1 लिखा नहीं जाता है। यही इसका वेग समीकरण हो जाएगा, यही इसका वेग समीकरण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आगे में 2 था तो इसके हिसाब से यहाँ पर 2 डाल सकते थे, लेकिन जटिल अभिक्रिया में ध्यान रखना है कभी भी। तो देखो यहाँ से ये बात निकल के, जब भी जटिल अभिक्रिया रहेगा तो ये जो होगा, यहाँ पे जो M और N लिखे थे वो A और B के बराबर नहीं होगा। किसके लिए, जटिल अभिक्रिया के लिए। लेकिन साधारण अभिक्रिया के लिए जो M होगा वही A होगा और जो N होगा वही क्या होगा, B होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। किसके लिए, साधारण अभिक्रिया के लिए। लेकिन जटिल अभिक्रिया के केस में M A के बराबर नहीं होगा, N और A के बराबर नहीं होता है। और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी दिया हुआ है 2 और भी समीकरण। एक अभिक्रिया, एक और एग्जाम्पल को यहाँ पर समझते हैं, जो C नंबर यहाँ पे दिया हुआ है जटिल अभिक्रिया के केस में। जटिल अभिक्रिया के केस में अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर 2A प्लस B मिल के क्या बना रहा है, प्रतिफल का निर्माण हो रहा है, प्रतिफल का निर्माण हो रहा है। ठीक, तो ये 2 चरणों में इसका अभिक्रिया होता है। कितना, 2 चरणों में, मतलब ये जटिल अभिक्रिया है। तो 2 चरणों में कैसे पूर्ण होता है, तो पहले A और B मिल के क्या बनाता है, AB का निर्माण करता है। तो ये जो होता है ये तीव्र गति से होता है। कैसा होता है, तीव्र गति से होता है। फिर AB के साथ A मिल के क्या बनता है, प्रतिफल का निर्माण होता है, प्रतिफल का निर्माण होता है। तो ये 2 चरणों में ये अभिक्रिया कंप्लीट होता है। अभी से दोनों को जोड़ेंगे तो इसका रिजल्टेंट के बराबर आ जाएगा, इसके रिजल्टेंट के बराबर आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये दोनों को अभी से जोड़ने से क्या आ जाता है, ये AB कट जाएगा, यहाँ से 2A आ जाएगा और प्लस में B आ जाएगा, और इधर देखेंगे तो सिर्फ AB कट चुका है तो प्रतिफल बचेगा। तो ये रिजल्टेंट अभिक्रिया निकल के आता है। अगर हम लोग बात करेंगे तभी थोड़ा देर पहले हम लोग चर्चा किए थे, जो हम लोग वेग लिखेंगे वो वेग किसके, मंद वाला अभिक्रिया से लिखा जाता है। यही मंद वाला अभिक्रिया है, इसमें हम लोग लिखेंगे K इंटू AB और A। तो यही मंद वाला है, इसके आगे भी 1 है, इसके आगे 1 है, तो दोनों का घात कितना होगा, 1 ही रह जाएगा। अब समझना ये है, जब हम लोग रिजल्टेंट समीकरण देख रहे हैं तो रिजल्टेंट समीकरण में AB कहीं है क्या, नहीं है, लेकिन जो वेग समीकरण लिखे उसमें क्या आ गया, AB आ गया। इसलिए इस केस में AB को हटाना जरूरी हो जाता है। इसलिए इस केस में हम लोग क्या जरूरी हो जाता है, तो AB को हटाना जरूरी हो जाता है। तो वे कैसे हटेगा,
तो इस बात को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ए बी को हटा कर क्या लाना है, हमको इसको ए और बी के पद में लाना है, इसलिए कि रिजल्टेंट जो अभिक्रिया है उसमें ए है और बी है, तो इसमें ए बी को हटाना जरूरी हो जाता है। अब ये कैसे हटेगा उसी को यहाँ पे समझना है। तो देखो, जो वेग स्थिरांक होता है, तो साम्य अवस्था पर वेग स्थिरांक लिखने का एक 11th क्लास में भी फॉर्मूला बताया जाता है। साम्य अवस्था में जो वेग स्थिरांक होता है उसको लिखने का एक और तरीका बताया जाता है। चलो रफली पहले फार्मूला बता देते हैं कि अगर जनरल फॉर्म ये है, जनरल फॉर्म अगर ये है तो ये जनरल फॉर्म हो गया। तो अगर इसका वेग स्थिरांक साम्य अवस्था में लिखा जाता है तो ऊपर में लिखा जाता है जो प्रतिफल होता है उसको लिखा जाता है, उसके सांद्रता को दिखाया जाता है, और उसके आगे जो रहता है उसको इसका क्या होता है, घात होता है, डिवाइडेड बाय में जो अभिकारक होता है उसके सांद्रता को लिखा जाता है, उसके सांद्रता को लिखा जाता है, और उसके अणुओं की संख्या इसके घात में लिख दिया जाता है। तो यही के स्थिरांक वेग स्थिरांक होता है जब ये साम्य अवस्था में रहता है तब। तो हमको हटाना क्या है, ए बी को हटाना है। हमको क्या करना है, ए बी को हटाना है। तो ये जो के से दिखाए है, अब इसके साम्य अवस्था यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये ए बी किस में है, इस वाला अभिक्रिया में है। तो अगर हम इसके प्रतिफल का बात करते हैं, चाहे इससे भी लिख सकते हैं, इसमें भी प्रतिफल के रूप में ए बी है, तो इसको हम यूज करेंगे और उसके साम्य अवस्था स्थिरांक को हम लोग K1 से दिखा देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, प्रतिफल में क्या है ए बी के आगे कुछ नहीं है, मतलब घात कितना होगा 1। अभिकारक में क्या है, ए है और बी दोनों है, ए और बी दोनों है, मतलब इसके साम्य अवस्था स्थिरांक को जो माने हैं वो क्या माने हैं, K1 माने हैं। तो ये K1 का मान आ गया। हमको किसका मान चाहिए, हमको किसका मान चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। तो हमको मान यहाँ पे जिसका चाहिए उसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ से अगर बात करेंगे तो हमको यहाँ पे जो लाना है उसको ध्यान देना है कि हमको ए बी, यहाँ से क्या ए बी का मान को हटाना है, यही करना है ना कि ए बी के मान को हटाना है। तो ये दोनों भाग में थे, दोनों गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ से ए बी के सांद्रता अगर लिखते हैं, अगर यहाँ से ए बी का सांद्रता लिखते हैं तो क्या लिखाएगा, K1 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, वेग वाला इक्वेशन में ए बी का मान रख देना है। तो तब अब वेग वाले इक्वेशन में ए बी का मान लिखेंगे तो वेग बराबर हो गया K इंटू ए बी का मान है K1 ए इंटू बी, ये पूरा ए बी का मान हो गया। फिर क्या है, ए के सांद्रता है। अब K1 मिलके एक नया स्थिरांक बन जाएगा, दोनों स्थिरांक है और दो स्थिरांक का गुणनफल एक नया स्थिरांक बनेगा जिसको हम K2 से दिखा देते हैं। और ए मिलके क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बी सिंपल एक ए है तो बी लिख दिए। तो यही वेग इक्वेशन बन के आया। तो इस बात को ध्यान में रखना है, जब भी अगर किसी भी अभिक्रिया को दो पार्ट में तोड़ते हैं, जब भी किसी अभिक्रिया को दो पार्ट में तोड़ते हैं, तो जब मंद गति के वाला से जब वेग लिखते हैं तो उस वेग में अगर कोई यहाँ पर कोई ऐसा पदार्थ आ गया जो फाइनल अभिक्रिया में जो रिजल्टेंट अभिक्रिया है उसमें अगर ये नहीं है, यही रिजल्टेंट अभिक्रिया है ना, तो इसमें अगर ये पदार्थ नहीं है तो उस पदार्थ को हटाना जरूरी है। और उस पदार्थ को हटाने के लिए हम लोग साम्य अवस्था का स्थिरांक जो वेग स्थिरांक होता है उसका मान हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे, और उसमें से ए बी का मान निकाल के पहले वाला वेग वाला समीकरण में रख देंगे, तो वहाँ से ए बी का मान हट जाएगा और नया वेग समीकरण बन जाएगा, जिसमें जो हम लोग का जो फाइनल समीकरण है उसमें अभिकारक क्या है, ए और बी है, और ए और बी के रूप में यहाँ पर हम क्या कर दिए, वेग समीकरण लिख दिए। तो इस प्रकार से लिखना जरूरी हो जाता है। ठीक, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक इसमें हम लोग देखेंगे।